अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्स-रेज का टॉपिक कवर कर रहे हैं सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 19 केपीके फेडरल बोर्ड में। एक्स-रेज की डेफिनेशन आप कह सकते हैं कि ये ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेंज है जिसकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम तक होती है 10⁻⁻10 मीटर, जो कि विजिबल रेंज से बहुत छोटी वेवलेंथ है, इसीलिए ये रेज नज़र भी नहीं आती। और दूसरे ये होता है कि जितनी वेवलेंथ कम होती है उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। सो दीज आर हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस। ये एनर्जेटिक रेडिएशंस क्या काम कर सकती हैं कि आम विजिबल जैसे लाइट है वो गुज़र नहीं सकती कुछ चीज़ों के अंदर से, वो उन चीज़ों के लिए ओपैक हो जाती हैं, लेकिन एक्स रेज गुज़र जाती हैं। अब सबसे पहले इसमें हम फेडरल बोर्ड में टॉपिक आ जाए तो लिखने के लिए आपने ये डेफिनेशन लिखनी है और इसके बाद इसके प्रोडक्शन का जो तरीक़ाकार है, मशीन की कंस्ट्रक्शन वो बतानी है, वो इम्पॉर्टेंट है। मशीन की कंस्ट्रक्शन में आप देखें हम यहाँ पे एक जो है रफ सी डायग्राम इसकी बनाएंगे। मेनली जो मशीन की कंस्ट्रक्शन में इसके पार्ट्स हैं वो एक हाई वोल्टेज सोर्स होता है जो काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज, आमतौर पे 25,000 वोल्ट से लेके और ये 1 लाख वोल्ट और इससे ज़्यादा भी कुछ सूरतों में यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो बाकी पार्ट्स हैं उनमें टंगस्टन का जो आम तौर पे है वो एनोड डिस्क यूज़ की जाती है और फिलामेंट उसको यूज़ करते हैं कि वो टेम्परेचर को राइज़ करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा वहाँ पे, और ये सब चीज़ें ये एनर्जी वोल्टेज के ज़रिए दी जा रही होती है। बाकी तो उस मशीन के अंदर आप ये देखें कि बाकी जो पार्ट्स अप्लाई हो रहे हैं उसमें इसके रोटर हैं, बेयरिंग्स हैं और जो कनेक्शंस लगाए जाते हैं वो इस तरह के, आप ये कह लें कि एनोड के साथ जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का जोड़ा जाता है कि उसमें कूलिंग प्रोसीजर को भी साथ लिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट डेवलप हो रही होती है मशीन के अंदर। तो आम तौर पे एनोड के अंदर कॉपर रॉड्स को एम्बेड कर दिया जाता है। ये वाली मशीन जो आपकी बुक में पिक्चर है इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट है, लेकिन आम तौर पे एक्सरे मशीन्स के अंदर जो एनोड डिस्क है, चूँकि उसने सबसे ज़्यादा हीटअप होना होता है तो उसके साथ एम्बेड कर देते हैं, उसके अंदर घुसा देते हैं कॉपर डिस्क को, जो टेम्परेचर को ट्रैवल कराती हैं। मींस के एनोड जब हीटअप होगा तो वो अपनी हीट एनर्जी दे देगा कॉपर डिस्क को, और कॉपर डिस्क उसको लेके बाहर की तरफ तक कॉपर डिस्क आ रही होती हैं तो वहाँ पे कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है, पानी का भी लगाया जाता है और ऑयल का भी लगाया जाता है कि ऑयल या पानी वो लिक्विड वहाँ से हीट को ले और हीट एक्सचेंजर का काम करे और हीट को बाहर ले जाए, या जैसे गाड़ी में रेडिएटर का काम होता है वैसे ये हीट को बाहर की तरफ जो है वो रेडिएट कर दे। तो जब इसमें हाई वोल्टेज सोर्स ऑन किया जाता है तो फिलामेंट जो है वो टेम्परेचर डेवलप करता है और बहुत हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो करता है टंगस्टन एनोड की तरफ। और जब बहुत हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं टंगस्टन एनोड में तो टंगस्टन यहाँ पे इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 70 होता है, यानी इसका मतलब है उसमें के शेल भी मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एल शेल भी, एम शेल भी, एन शेल भी और ओ शेल भी मौजूद है। तो इट मीन्स कि उसका के शेल जो है वो इनर मोस्ट शेल है। तो इसको आमतौर पे हम ये भी कहते हैं कि ये इनर शेल ट्रांजिशंस यहाँ पे की जा रही हैं। और अब ये कंस्ट्रक्शन मैं साथ साथ कर रहा हूँ, उसकी रफ सी कंस्ट्रक्शन है, आपने पेपर में भी ये कंस्ट्रक्शन करनी है, इसके मार्क्स हैं, भूल नहीं जाना इस चीज़ को कि आप ये कहें कि चूँकि इस टॉपिक में प्रोडक्शन की हेडिंग आपने प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज की दे के तो डायग्राम आप लाजमी इसके साथ बनाएंगे। तो जो इसमें के शेल को हिट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स आके फिलामेंट से हाई एनर्जी लेके, वो जो जगह खाली होती है उसको फिल करने के लिए फिर एम शेल से या एन शेल से या एल शेल से इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ जब जंप डाउन करते हैं के में
तो वहाँ से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं ये रेडिएशन एक्सरेज हैं, इनको करेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहा जाता है। ये अभी ब्लू कलर से मैंने फोटॉन्स उसके बना के आपको दिखाए हैं। तो ये पूरी प्रोडक्शन जैसे मैंने बोली है, यहाँ पे आपने ये इसी तरीके से इस प्रोडक्शन को आपने लिख देना है। अब इससे जो एक्सरेज डेवलप होती हैं वो दो तरह की होती हैं। तो वो जो दो तरह की एक्सरेज हैं उनमें से उसको हम फिर एक्सरे स्पेक्ट्रम जो है वो कह देते हैं कि एक्सरे स्पेक्ट्रम को हम स्टडी करें तो उसमें पता लगता है कि ये इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो उस एक्सरे स्पेक्ट्रम को अब हम साथ साथ जो है वो स्टडी कर लेते हैं कि एक्सरे स्पेक्ट्रम इसका कैसे बनेगा। एक्सरे स्पेक्ट्रम को ग्राफ के ऊपर पहले हम अगर इसका ग्राफ बना लें तो वो ग्राफ आपको आसानी से ये चीज़ समझा सकेगा। ग्राफ हम बनाएंगे एक्सरेज की इंटेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ के दरमियान और जो एक्सरेज की वेवलेंथ है उसके दरमियान। तो हम यहाँ पे ये एक ग्राफ सा इसका जो है वो डेवलप करते हैं अभी। तो इसको मैं बना लूँ तो वो बेहतर है, फिर आपको समझने में उससे आसानी होगी। ये जहन में रखना है कि एक्सरे स्पेक्ट्रम को फर्दर हमने आगे जाके दो हिस्सों में तकसीम करना है। पहला हिस्सा कहलाएगा इसका करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज और दूसरा हिस्सा जो है इसका वो कहलाएगा ब्रेकिंग रेडिएशन या ब्रेमस्ट्रॉलंग, एक जर्मन वर्ड है उसके नाम पे इसको रखा जाता है। तो पहले आप देख लें, हमने इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान एक ग्राफ बना रहे हैं। ये पेपर में आपने इसी तरह से ये ग्राफ बनाना है और इन्हीं चीज़ों के वहाँ पे मार्क्स होते हैं। जब आप कोई चीज़ इस तरह से छोड़ देते हैं तो फिर लाजमी आपके मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट होते हैं। तो इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान इस ग्राफ को आप देखें। तो जो वेवलेंथ के ऊपर वैल्यूज़ हैं वो 0.02 नैनोमीटर, 0.04, 0.06, 0.08 नैनोमीटर, इस तरह से इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सरेज की गिवन है। और जब हम इसमें इस करेक्टरिस्टिक एक्सरे को पहले पढ़ते हैं तो हमें पता है कि इसके नाम रखे हुए हैं के अल्फ़ा, के बीटा, के गैमा अप टू सोन, या एल अल्फ़ा, एल बीटा, एल गैमा। तो के अल्फ़ा का मतलब क्या है कि के शेल से इलेक्ट्रॉन निकला और उसकी जगह नेक्स्ट शेल एल से ही नीचे एक इलेक्ट्रॉन जंप डाउन करके आया, तो उससे जो फोटोन एमिट हुआ है एक्सरे का वो के अल्फ़ा कहलाएगा। अगर एल से नहीं आया, एम से आया, तो फिर वो के बीटा कहलाएगा। तो ये अब ग्राफ आप देख लें, ये 0.02 से आगे की वेवलेंथ से शुरू होता हुआ 0.06 के करीब एक पीक आती है इसकी, और फिर 0.07 से आगे जाके एक पीक आती है के अल्फ़ा की। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा के अल्फ़ा वेवलेंथ के फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। ग्राफ ये शो कर रहे हैं इंटेंसिटी। उसके बाद के बीटा, और फिर बाकी जो एक्सरेज हैं वो कम है उसमें, और आखिरी हिस्से में जाके इसके जाके ब्रेकिंग रेडिएशन या ब्रेमस्ट्रॉलंग वाले फोटॉन्स, एक्सरे फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होते हैं। तो पहले आप दोबारा वो समझ लें कि के अल्फ़ा, के बीटा क्या है। अगर एक इलेक्ट्रॉन के शेल से उसने अपनी जगह खाली कर दी, कैसे खाली की, उससे फिलामेंट से आने वाला एक इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक, उससे उसने कोलिजन किया, के शेल वाले को उसने नॉकआउट किया। के शेल की जगह अब नेक्स्ट एल शेल से फ़ौरन इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है नीचे के में, तो जो फोटोन वो एमिट करेगा उसको के अल्फ़ा करेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन कहेंगे। के अल्फ़ा करेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन। और अगर एम शेल से आता है, वो एल से नहीं आता, तो ये स्पॉन्टेनियस होता है, कोई भी आ सकता है, तो जो पहले पहुंच जाए। अगर एम शेल से वो पहुंचता है तो फिर उसको के बीटा करेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन एमिट करना पड़ेगा, या उसकी रेंज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, उसकी वेवलेंथ उससे थोड़ी सी जो है वो कम होगी। तो के बीटा करेक्टरिस्टिक फोटोन कब एमिट होगा, जब एम से के में
कोई जंप डाउन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये हम साथ साथ ट्रांजिशन थोड़ी सी बना भी रहे हैं। ये बुक में इस तरह के ट्रांजिशन लेवल नहीं बने हुए, तो ये आपके लिए बना रहा हूँ मैं, जिसमें आप भी इसको पेपर में भी बना सकते हैं कि एक एल से के में ट्रांजिशन शो कर दी के अल्फ़ा के लिए, और एक एम से के में के बीटा के लिए ट्रांजिशन जो है हमने शो कर दी। इसी तरह अगर एल अल्फ़ा एल बीटा को हमने शो करना है तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे कि एल शेल से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है और उसकी जगह फिर एम से अगर फ़ौरन आ जाता है तो वो एल अल्फ़ा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन एमिट करेगा। एल से नॉकआउट होता है इलेक्ट्रॉन और उसकी जगह एम से एल में आता है, नेक्स्ट वाले से फ़ौरन एम से एल में आता है, तो ऐसी सूरत में उसको एल अल्फ़ा। और अगर एल से नॉकआउट होता है और एन से आता है, एल में एन वाला इलेक्ट्रॉन फिलिंग करता है एल की, तो फिर जो ट्रांजिशन होगी और उससे जो फोटोन एमिट होगा उसको एल बीटा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन कहेंगे। ये अभी हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटॉन्स जो डेवलप हो रहे हैं के अल्फ़ा के बीटा के गैमा या एल अल्फ़ा एल बीटा एल गैमा, उनको स्टडी कर रहे हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकराता है और उसमें एंटर तो वो हो नहीं सकता और एकदम उसकी सारी एनर्जी लूज होती है, तो वो भी एक्सरे में कन्वर्ट हो जाती है। इफ एन इलेक्ट्रॉन जो कि कहाँ से आया, फिलामेंट से आया, एंड कोलाइडेड विद न्यूक्लियस ऑफ एनोड, जो भी एनोड का मटेरियल है, then all of a sudden it loses all of its energy, then this energy is converted into X-ray photon, and that X-ray photon is called breaking radiation photon or Bremsstrahlung। अब इसकी वो कैसे करेगा कि उसने फ़ौरन अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज़ किया, तो एक उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई और एक उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो तकरीबन ज़ीरो के करीब है, क्योंकि उसने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी को लूज़ कर दिया। तो हम उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, काइनेटिक एनर्जी प्राइम उसको कहा जा रहा है, और इक्वल्स टू एच एफ, वो कन्वर्ट हो रही है फोटोन ऑफ एनर्जी एच एफ एनर्जी के फोटोन में। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला चैप्टर नंबर शुरू में 11 में आप जाएं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज अप्लाइड, जितनी वोल्टेज पे वो मूव करता हुआ आ रहा है तो उसके इक्वल होगी। तो अब चूँकि हमने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्राइम जो है वो तकरीबन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सारी लूज़ हो गई, तो उसको ज़ीरो लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू एच एफ या क्यू ई मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज माइनस ज़ीरो। ज़ीरो कौन सी काइनेटिक एनर्जी, जो बाद में चूँकि वो रेस्ट पे आ गया इलेक्ट्रॉन या उसने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर दी, तो माइनस ज़ीरो करके इक्वल्स टू एच एफ। एच एफ फ्रीक्वेंसी का सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। तो क्यू ई मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, या लेमडा इज इक्वल टू एच सी ओवर क्यू ई वी, ये फार्मूला बन गया। यहाँ से ये वेवलेंथ निकल आएगी ब्रेमस्ट्रॉलंग की। अब आ जाएं आखिरी हिस्सा इस टॉपिक का, और वो है एप्लीकेशंस ऑफ एक्सरेज। तो एक्सरेज की एप्लीकेशंस आखिर पर लाजमी लिखनी है, कई बार ये बिल्कुल अलहदा से भी आ जाती हैं, एप्लीकेशंस इम्पॉर्टेंट हैं उसमें। तो इसको बुक ने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, साइंटिफिक एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस और मेडिकल एप्लीकेशंस। तो आप इकट्ठा भी लिखते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम आपने 3 से 5 एप्लीकेशंस यहाँ पे लाजमी लिखनी है। जैसे देखें यहाँ पे एक हम लिख रहे हैं कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के काम आते हैं, ये साइंटिफिक एप्लीकेशन है। तो आप लिखते हैं कि एक्सरेज आर यूज टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। किसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर? मुख्तलिफ एलिमेंट्स का जो क्रिस्टल की शक्ल में पाए जाते हैं, तो उनमें स्पेसिंग क्या होती है एटम्स के दरमियान, उसको स्टडी करने के काम आता है। तो इसको हम एक साइंटिफिक एप्लीकेशन कहेंगे। इसी तरह इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम ये कह सकते हैं कि ये डिफेक्ट्स हम इसके ज़रिए तलाश कर सकते हैं, ब्रिजेस में कहीं गैप्स ना आ जाएं, उनमें मेटल वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो वो क्रैक ना कर जाए कहीं से,
तो उन क्रैक्स को ढूंढने के लिए रेल रोड्स में और ब्रिजेस में और लार्ज मशीनरी में एक्सरेज को यूज़ किया जाता है। इसी तरह रबड़ और प्लास्टिक की एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसी तरह एयरपोर्ट्स वगैरह पे या रेलवे स्टेशंस पे या किसी भी जगह चेक पॉइंट्स पे एक्सरेज में से गुजारा जाता है लोगों को और उनके सामान को, ताकि पता लगे कि कोई ऐसी चीज़ वो लेके तो नहीं जा रहे जो ममनुआ है, बैन है, ऐसी कोई चीज़ लेके तो वो सफ़र नहीं कर रहे, या किसी चेक पॉइंट पे इसको चेक किया जा सकता है। इसी तरह कुछ आगे आगे मेडिकल एप्लीकेशंस इसकी आ जाती हैं। जैसे मेडिकल में तो बहुत सिंपल सी है कि किसी को कोई फ्रैक्चर हो जाए तो वो एक्सरे उसका करते हैं कि फ्रैक्चर कितना बड़ा है, उसमें कितना गैप है, किस जगह पे है, एग्जैक्टली लोकेट कहाँ पे करता है, तो वो इसको हम मेडिकल एप्लीकेशन इसकी कहते हैं। अब इसी की एक एप्लीकेशन अलग से बुक में आगे लिखी हुई है और उसको हम कहते हैं कैट स्कैनर, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। तो ये एक पूरी मशीन होती है जो सर्कुलेट करते हुए पेशेंट के उस मुतासरा हिस्से का एक्सरेज मुख्तलिफ जगहों से करती है, इकट्ठे एक्सरेज करके फिर उसका जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उन सारे एक्सरेज को इकट्ठा करके एक पिक्चर बनाता है, जिससे डॉक्टर को डायग्नोसिस करने में बहुत आसानी होती है और उससे पता लगता है कि बॉडी में वो बीमारी किस जगह पे है और उसको कैसे इलाज किया जा सकता है। तो ये यहाँ तक आपने ये टॉपिक इस तरीके से ये मुकम्मल हमने कर लिया है। अब आपने इसको इन्हीं हेडिंग्स के साथ तैयार करना है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसको अब पूरी तरीके से याद करें और याद करके लिख के इसको प्रैक्टिस करें। तो होपफुली आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।